मुझको बनना है करोड़पति, और अब 1-2 करोड़ की बात कोई नहीं कर रहा है, अब सबको चाहिए 5 करोड़। आप पहले अपने फर्स्ट करोड़ को बिल्ड करने का फोकस कीजिए। अगर मुझे अमीर बनना है, मुझे करोड़पति बनना है जी। तो मुझे क्या करना है? कि मैंने 40 तक 1 करोड़ बना के अब मैंने अलग छोड़ दिया है, वो 12% पर ईयर से ग्रो कर रहा है, हर 6 साल में डबल हो रहा है। सारे दुखों की दवा म्यूचुअल फंड ही है क्या? आपने अभी जो कुछ भी बोला, आपने पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी को एक दुखदाई जर्नी बना दी। Yes, राइट? ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है। हम जैसे इन्वेस्ट करते हैं, इसका तरीका बहुत कुछ अब बदल गया है। म्यूचुअल फंड और इक्विटी अब हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज का हिस्सा बन गए हैं। वही देश जहां फिक्स डिपॉजिट और सरकार के वो जो सेविंग स्कीम्स होते थे, जिन्हें सबसे सेफ माना जाता था, अब हम निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, इक्विटी में, जहां हमें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि हम सबको अमीर बनना है, हम सबको करोड़पति बनना है। लेकिन कैच ये है कि सपना तो हम सब देख लेते हैं, लेकिन करोड़पति बन पाते हैं क्या? और बनने से पहले कौन सी वो अड़चन है जिसका आप सामना करते हैं, और अगर आप इनसे बच जाएं तो वाकई में आप करोड़पति बन जाएंगे क्या? तो कौन सी वो बातें जो आपको करोड़पति बनने से रोक रही है? आज मैं इसी पर बात करने वाली हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अमित कुकरेजा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। हेलो अमित, थैंक यू सो मच। प्लेजर हैविंग तो यू। पूरे कोविड के दौरान और पोस्ट कोविड मैं और अमित हमेशा जूम से कनेक्ट होते थे, पर जी। आज हम पहली बार फेस टू फेस हैं, सो इट इज सो नाइस टू हैव यू इन माय स्टूडियो। सेम फीलिंग हियर। सो अमित, आई एम टॉकिंग अबाउट कि लोग चाहते हैं, अमीर तो सब बनना चाहते हैं, करोड़पति सबको बनना है, बिल्कुल। लेकिन पता नहीं क्या होता है, एक कदम आगे बढ़ाते हैं पर 2 कदम पीछे आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं हम पीछे, आपको क्या लगता है? देखिए, 2-3 कारण होते हैं। पहला, आपको अमीर क्यों बनना है उसका मतलब नहीं पता होता, उसका एक ड्राइविंग फोर्स नहीं पता होता। दूसरा, आपको अमीर बनना तो है लेकिन नॉलेज नहीं होती कि आगे जाना कैसे है। अगर लैक ऑफ नॉलेज होता है, वो नॉलेज की कमी होती है, तो आप 1 कदम आगे जाके 2 कदम पीछे हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझें कि आपको पैसा ज़्यादा क्यों चाहिए। आपको लाइफस्टाइल बढ़ानी है, आपके इम्पॉर्टेंट गोल्स क्या हैं जिसके लिए आप पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और रिस्क लेना चाहते हैं ताकि आप उन गोल्स को अचीव कर सकें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गोल्स होते हैं जो नॉन नेगोशिएबल होते हैं। जैसे मुझे मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए एक अच्छा अमाउंट तैयार करना है, मुझे अपने बच्चे को बाहर भेजना है, तो मुझे रुपी डॉलर का जो डिप्रिसिएशन होता है उसको फैक्टर करके जो मुझे इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहिए वो कहाँ से मिलेगी, वो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कितना टाइम उसमें देना है, उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, वो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो गोल की क्लैरिटी और इस सब्जेक्ट की क्लैरिटी कि मैं कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कितना रिस्क ले सकता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। जब ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके पास हो जाता है, उसमें आप फिनेंशियल डिसिप्लिन का तड़का लगा लेते हैं या उसमें एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट इंग्रेडिएंट भी ऐड कर देते हैं, तो बस आपकी फिर फिनेंशियल बीइंग को कोई नहीं रोक सकता। तो यू जस्ट नीड टू बी अवेयर कि ये 4-5 फैक्टर्स को आप कैसे इनकॉर्पोरेट कर मतलब रहे हैं। पहली बात तो डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ बिल्कुल। पहुँचना है, बिल्कुल। और आप कौन सा रास्ता लेंगे, ये ज़रूरी हो जाएगा। बिल्कुल। उस वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कई चीज़ें वहाँ तक पहुँचा सकती हैं, लेकिन आप क्या पाथ चूज़ करेंगे, विच जी। मैटर्स। बिल्कुल। और इसमें क्या गलती आपने देखी है जो लोग करते हैं? देखिए, सबको लगता है जो कम समय का रास्ता है वही हमेशा अच्छा रास्ता होता है, शॉर्टकट। लेकिन कम समय के रास्ते में ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता है। आपकी बॉडी, आप अनईजी फील करते हैं, आपको मोशन सिकनेस हो जाता है, झटके लगते हैं, रोड अच्छा नहीं होता है। ज़्यादा समय का रास्ता लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन ज़्यादा समय का रास्ता आपको ज़्यादा रिलैक्स्ड रखता है, पीस ऑफ माइंड देता है, आप सो सकते हैं। राइट। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि सिर्फ समय नहीं बचाना है, मतलब कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हासिल नहीं करना है, लेकिन उस रास्ते में रिस्क क्या है, कहाँ पे हम 1 कदम आगे और 2 कदम पीछे जा सकते हैं। तो ये शॉर्ट रास्ता क्या होता है और लॉन्ग रास्ता क्या होता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? शॉर्ट रास्ते जो आज के टाइम में हैं वो 2-3 हैं। लोग आपको अट्रैक्ट करते हैं कुछ ऐसी मनी स्कीम्स दिखा के और उसमें आपका पैसा ले लेते हैं और वो पैसा डूब जाता है। जो सबसे कॉमन शॉर्टकट आजकल चल रहा है जो फिनेंशियल फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। दूसरा शॉर्ट रास्ता ये है कि हमें दिख रहा है कि मार्केट पिछले 2 साल से 3 साल से अच्छी ग्रोथ दे रहा है, तो मतलब मार्केट यही देता रहेगा। लेकिन उसी मार्केट की ग्रोथ के पीरियड को अगर आप 3 साल के बजाय 6 साल का करके देखेंगे तो मार्केट ने अपनी वॉलेटिलिटी भी दिखाई है, कोविड क्रैश भी दिखाया है। तो आपको ये समझना है कि अगर आपका गोल अगले 3 साल में है और वो मार्केट वॉलेटिलिटी अगले 3 साल में आ गई,
तो जो आपको शॉर्टकट लग रहा था वो आपके लिए बहुत रिस्की रास्ता हो सकता है आपका प्रिंसिपल भी कम हो जाए जो आपने 3 साल पहले इन्वेस्ट किया है। तो आपको ये समझना है कि मार्केट में कम से कम कितने साल इन्वेस्टेड रहना है जिससे मैं एटलीस्ट 11-12% का रिटर्न बना सकूं ऑन एन एवरेज, और ये सारी ऊबड़ खाबड़ जर्नी को मैं एवरेज आउट करके एक अच्छा रिटर्न के साथ में अपने मंजिल तक पहुंच सकूं। तो ये मार्केट को समझना और अपनी डिसिप्लिन को कि मार्केट गिरा तो मुझे इन्वेस्टमेंट बंद करनी है, मार्केट बढ़ गया तो मुझे इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। आप अपना डिसिप्लिन बना के रखिए कि चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, अगर मुझे 7 साल तक इन्वेस्ट करना है तो मैं इतने हज़ार रुपए का SIP हर महीने करूँगा, और इस 7 साल की जर्नी में मैं इस तरह का एसेट एलोकेशन मेंटेन रखूँगा कि इतना फिक्स्ड इनकम, इतना इक्विटी में इतना मल्टी कैप, इतना स्मॉल कैप, इतना लार्ज कैप। अगर आप फिनेंशियल डिसिप्लिन और एसेट एलोकेशन का डिसिप्लिन बना के चलते रहेंगे तो आपको आपके एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न जो 11-12% है, हो सकता है आप उसको भी बीट कर सकें, हो सकता है आप एक ज़्यादा कॉर्पस बना सकें, हो सकता है आप समय से पहले ही अपना पैसा तैयार करके निकाल लें। तो शॉर्ट रास्ते में आपने कहा एक तो फ्रॉड्स होते हैं जो आपको बहुत ही अच्छे शानदार रिटर्न दिखाते हैं और आप वहाँ पर फंस जाते हैं आपका पैसा। दूसरा होता है कि मार्केट से आप एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि पिछले 4 साल बड़े अच्छे रहे तो मैं वहीं पर लगाऊंगा तो मैं 4 साल में जो है बहुत अच्छा पैसा जमा करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, सो द मनी इज नॉट गोइंग टू कम वेरी इजी एंड क्विक टू यू। तो लॉन्ग रूट क्या हुआ फिर, और यहाँ पहुँचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या मतलब फिर आपको डायरेक्ट इक्विटी से दूर रहना है क्या लॉन्ग रूट में? नहीं, लॉन्ग रूट फिर आपका फिक्स्ड डिपॉजिट, फिर आप उसमें इक्विटी, पर उसमें तो रिटर्न इन्फ्लेशन बीटिंग नहीं मिलेगा। करेक्ट। तो आपको इक्विटी में भी वो वाले स्कीम्स लेने हैं जहाँ पे रिस्क कम है। जैसे कि एक बड़ा कॉमन फंड कैटेगरी है डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड, जहाँ पे फंड मैनेजर्स एल्गोरिदमिकली फिक्स्ड इनकम और इक्विटी एलोकेशन मेंटेन रखते हैं। अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस पसंद नहीं है, आपको पोर्टफोलियो चेंज करना पसंद नहीं है, आप एक बहुत ही अच्छा टॉप परफॉर्मिंग डायनामिक एसेट एलोकेशन फ़ंड चूज़ कर लीजिए और उसमें आप रेगुलरली अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहिए और वो आपको अच्छा 9-10% का पर ईयर रिटर्न देता रहेगा। तो आप बात करें म्यूचुअल फंड की, ये डायनामिक dynamic एसेट एलोकेशन फंड, ये किस तरह का फंड होता है? ये कहाँ निवेश करता है? ये फिक्स्ड इनकम और इक्विटी में एक हाइब्रिड फंड है यार। ये हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड फंड में आपके 4 फंड्स होते हैं, डायनामिक एसेट एलोकेशन, हाइब्रिड अग्रेसिव, हाइब्रिड कंजर्वेटिव, हाइब्रिड मॉडरेटली अग्रेसिव। तो डायनामिक एसेट एलोकेशन में एल्गोरिदमिक एलोकेशन बना रहता है। वो इंडेक्स के बेसिस पे आपका फिक्स्ड इनकम और इक्विटी ओरिएंटेशन ऑन अ मंथली बेसिस बैलेंस करता है। जिनको अगर 60% इक्विटी रखना है तो वो 60% इक्विटी रखते हैं विदाउट फेल। तो आप कह रहे हो क्या कि सिर्फ एक ही स्कीम में मैं निवेश करूं? एक स्कीम में आप निवेश करके आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। ओके। लेकिन अगर आपको मार्केट की नॉलेज है, नॉलेज वो नहीं कि आपने ही सब कुछ करना है, नॉलेज ये कि हाँ मुझे पता है, अवेयरनेस, नॉट नॉलेज, अवेयरनेस। तो आप एक नॉलेजेबल कंसल्टेंट के साथ काम करके आप अपना पोर्टफोलियो सेटअप करके उसको रिव्यू करके उसको मेंटेन कर सकते हैं। अमित, क्या सारे दुखों की दवा म्यूचुअल फंड ही है क्या? हम जितने भी एक्सपर्ट से बात करते हैं और फिर लोग कहते हैं हमें कमेंट में, आप लोग म्यूचुअल फंड को ही बस बढ़ावा देते हैं और क्या कोई निवेश ही नहीं है? देखिए, आपके पास चॉइसेस क्या हैं। गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स, जो गवर्नमेंट बैक्ड प्रोडक्ट्स हैं उसमें PPF, NPS, सुकन्या समृद्धि स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, NSC, मेरे ख्याल से बस यही है। फिर आपके पास आते हैं वो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स जो इंश्योरेंस वाले होते हैं, उसमें ना आपको इंश्योरेंस वाला अच्छा सम एश्योर्ड मिलता है, ना ही इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलती है। तो वो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट मेरे हिसाब से तो क्वालिफाई नहीं करते फॉर इन्वेस्टमेंट्स। दे आर गुड probably for your risk mitigation which is called insurance, right? अब आपके पास क्या बचा? म्यूचुअल फंड्स या बैंक डिपॉजिट्स या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम विच वी कॉल इट PMS या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। बस अब म्यूचुअल फंड स्पेस में आप जैसे ही एंट्री मारते हैं वहाँ पे इतना वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ कैटेगरीज है कि आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ना करें तो आप मेरे ख्याल से बहुत ही, हाउ डू आई से, आप ऐसे समझ लीजिए आप 20 साल पहले चले जाएंगे, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट्स के जब ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं थे। म्यूचुअल फंड्स में आपके पास इतनी वैरायटी है, बट सबसे बड़ी बात जो म्यूचुअल फंड्स के लिए सपोर्ट करती है वो है कि वो बहुत ही टाइटली रेगुलेटेड स्पेस है।
वहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड का चांस ही नहीं है, वहाँ सेबी इंटरवेंशन बना रहता है, फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस ट्रैक होती है, ओपन एंडेड स्कीम होती हैं, जब चाहे पैसा लगाएं जब चाहे निकाल लें। फंड मैनेजर को पता है अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देगा कि तो उसके कंपटीशन में 40 और स्कीम्स हैं जहाँ पे उस इन्वेस्टर का पैसा जा सकता है। तो फंड मैनेजर अपनी टॉप परफॉर्मेंस देता है, फंड मैनेजमेंट टीम अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बना के रखती है, सेबी रेगुलेशंस म्यूचुअल फंड स्पेस को क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि वहाँ पे कहीं किसी तरह का गलत अरेंजमेंट तो नहीं है जो एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट करना है। फंड म्यूचुअल फंड में आपको कैटेगरीज हैं, फिक्स्ड इनकम की कैटेगरी है, इक्विटी की कैटेगरी है, हाइब्रिड की कैटेगरी है, थीमेटिक की कैटेगरी है, सेक्टोरल की कैटेगरी है। इतना वास्ट, इतना वैरायटी आपको किसी और इन्वेस्टमेंट स्पेस में है ही नहीं। तो बहुत सारा आपको एक्सपोजर मिल जाता है, बहुत जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक व्हीकल के जरिए। एंड रेगुलेशन जो है वो है चेरी ऑन द आइसिंग, कि एक रेगुलेटर है जो इंश्योर करेगा कि इन्वेस्टर के साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है, और टैक्स एफिशिएंट है। राइट, म्यूचुअल फंड्स में आपको, इक्विटी स्कीम्स में आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, 20% का शॉर्ट टर्म। कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बताइए जहाँ गारंटीड रिटर्न है और वहाँ टैक्स सिर्फ 12.5% है, कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। तो हमारे पास टैक्स एफिशिएंसी मिल गई, हमारे पास पार्शियल लिक्विडेशन का एडवांटेज। हम जब चाहें, अगर मैंने 10 लाख रुपए लगाए, 2 साल बाद मुझे 1 लाख की ज़रूरत है, मैं निकाल सकता हूँ। अगर आप ये पैसा रियल एस्टेट में लगाएंगे तो आप पार्शियल लिक्विडेशन नहीं कर सकते। अगर आप पैसा ये फिक्स्ड इनकम में लॉक इन कर देंगे तो आप पार्शियल लिक्विडेशन करेंगे तो आपको पूरा ब्रेक करना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा। तो पार्शियल लिक्विडेशन, टैक्स एफिशिएंसी, वेराइटी एंड ऑफ कोर्स रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, इससे ज़्यादा पावरफुल 4-5 जो पैरामीटर्स होते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वो कहीं और है नहीं। तो ये मुझे अमीर बना सकता है। बिल्कुल, अगर आपकी कॉस्ट कम हो सकती है, टैक्स कम हो सकता है, रिटर्न बढ़ सकता है, पार्शियल लिक्विडेशन का अपॉर्चुनिटी आ सकता है। अगर मुझे अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए हर साल 25% ऑफ द एक्यूमुलेटेड मनी चाहिए, तो वो मैं कैसे करूँगा? वो फिक्स डिपॉजिट्स करके करूँगा या तो हर एक साल के लिए, या रियल एस्टेट में मैं कर नहीं सकता, विद टैक्स एफिशिएंसी में म्यूचुअल फंड्स में ही कर सकता हूँ। तो फिर अगर मुझे अमीर बनना है, मुझे करोड़पति बनना है जी, तो मुझे क्या करना है? तो आपने बोल दिया कि भाई सारे ऑप्शंस में म्यूचुअल फंड आपको इन्फ्लेशन बीटिंग, टैक्स एफिशिएंट, लिक्विडिटी वाइज अच्छा है, तो मुझे क्या करना है? आप क्या आई एम श्योर ये आपसे पूछा जाता है कि भाई मुझको बनना है करोड़पति, और अब 1-2 करोड़ की बात कोई नहीं कर रहा है, अब सबको चाहिए 5 करोड़। तो अगर मुझे करोड़पति बनना है, 5 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, तो प्लीज़ टेल मी, चेकलिस्ट दीजिए मुझे क्या क्या करना है। बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत कॉमन सा वर्ड यूज़ करूँगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। राइट, एक सिंपल इलस्ट्रेशन है, अगर आप 10,000 रुपये हर महीने 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे 12% पर एनम का रिटर्न है, तो आप 22 लाख रुपए जमा करते हैं इन 10 साल, 10 ईयर्स। ओके, वही पैसा अगर आप 10 साल के बजाय 20 साल तक जमा करते हैं, तो मैंने कहीं तो आप 91 लाख रुपीज़ जमा करते हैं। वही पैसा 30 साल तक जमा करते हैं, 10,000 रुपये हर महीने 30 साल तक, ग्रोइंग एट 12%, तो आप 3 करोड़ जमा करते हैं। तो अगर आप इस 10,000 को 11-12 हज़ार कर देंगे तो अमाउंट ज़्यादा बन जाएगा। अगर आप इस पैसे को हर साल स्टेप अप करते रहेंगे तो अमाउंट ज़्यादा बन जाएगा। मेरा यंग जनरेशन को यही कहना होता है कि आप पहले अपने फर्स्ट करोड़ को बिल्ड करने का फोकस कीजिए। अगर आप 24 साल की उम्र में कमाना शुरू कर रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी SIP कैलकुलेशन से 40 साल तक अपना फर्स्ट करोड़ बनाइए। ठीक है, रूल ऑफ 72 बोलता है कि 12% का रिटर्न वाला पैसा 6 साल में डबल हो जाता है। तो अगर आपने 40 साल में 1 करोड़ बना दिया तो 46 साल में वो पैसा 2 करोड़ हो गया। आपने उसमें कुछ और नहीं डाला, बस उसको वहीं छोड़ दिया। ठीक है, 46 साल में 2 करोड़ हो गया, 52 साल में कितना हो गया? 4 करोड़। 58 साल में 8 करोड़, 64 साल में 10 करोड़, नहीं 16 करोड़, सॉरी माय मैथ्स इज बैड। 8 करोड़ से 16 करोड़। तो आपने सिर्फ कितने साल में? व्हेन यू आर 64, when you're 64 and you invested only from 24 to 40, उसके बाद you did not invest, you just left the money there okay, for 24 years, और 64 में आप रिटायर हो गए 16 करोड़ लेके। 40 से 64 तक आपने जो कमाया वो उड़ाया। okay, राइट, आपने उस पैसे को टॉप अप नहीं किया। आपने जितना अच्छा कमाया आपने खर्च किया, अपने आप अच्छी लाइफ दी, क्योंकि आपने देख लिया
कि मैंने 40 तक 1 करोड़ बना के अब मैंने अलग छोड़ दिया है, वो 12% पर ईयर से ग्रो कर रहा है, हर 6 साल में डबल हो रहा है, तो वो 1 ये करोड़ पक्का वर्क करता है। ये बहुत सारे हम वो भी देखते हैं आजकल इंस्टा में रील्स की, भाई 1 करोड़ बनाओ और फिर उसके बाद वो डबल होता जाएगा। ये पक्की कैलकुलेशन है अमित। हाँ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो साइंटिफिक लॉ है। तो पक्का है कि अगर 24-year-old कोई देख रहा है, वो आज अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करके ऐसे प्लान करे कि जब तक वो 40 इयर्स का होगा 1 करोड़ बना दे और फिर वो 40 साल में उसको रोक दे, यही कहा ना आपने? बिल्कुल, वो वहीं पर पड़ा रहेगा, वहां पे उसको रिटर्न मिलता रहेगा, उस पैसे को छुएगा नहीं और 40 साल में वो जो कमाएगा उससे अपने खर्चे चलाएगा। बिल्कुल, और कुछ भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और वो फिर जब 64 का होगा तो वहां पर उसके पास हो हर जाएगी। 6 साल में वो डबल होगा। वाह। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? हाँ। फेथ, राइट? कन्विक्शन नहीं होता कि ये अभी निकाल लेते हैं यार, ये अच्छी लाइफ जीने के लिए ही तो बनाया था, तो अब निकाल लेते हैं, हो गया 8 करोड़ यू बन ओनली गया। लिव वंस, ये Correct. पैसे कहाँ जमा हो रहे हैं? योलो आ जाता है फिर आपके शौक बढ़ जाते हैं, राइट? कॉन्फिडेंस शेकअप हो जाता है, मार्केट क्रैश होता है, अरे ये कम तो नहीं हो गया। अब किसी का जमा किया हुआ 8 करोड़ अगर एक दिन 7 करोड़ या 6.5 दिखेगा, वो पैनिक कर सकता है, राइट? कोविड जैसा इवेंट हो गया तो मार्केट क्रैश्ड, कि जमा की हुई पूंजी अगर 8-9 करोड़ थी, वो गिर के 6-6.5 हो गई, आदमी ने पैनिक किया, उसने पुल कर दिया पैसा। तो ये वाली जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, लाइफ के फैक्टर्स होते हैं, जो हमको हमारे बिलीफ को शेकअप कर देते हैं, ये हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते बट हैं। देन व्हाट कैन यू डू? डर तो सबको लगता है ना डर भाई, कि सबको अगर लगता है। नेगेटिव पोर्टफोलियो में जब आप देखते हैं, कहते हैं यार Right. इतने पैसे तो इतने कम हो गए, निकाल लेते हैं थोड़ा सा, राइट, हमारे पास सेफ रहेंगे। डर तो लगता है। राइट। आपके लिए आसान है, आपने पूरी पढ़ाई की है, फाइनेंशियल प्लानिंग की, आपने किताबें पढ़ी हैं, आप जानते हैं कि नहीं ये बने रहना है। पर प्रॉब्ली मुझे लगेगा मैंने इतनी मेहनत से इतने पैसे कमाए थे, अब ये वॉलेटाइल मार्केट्स ने यहाँ पर मुझे ला दिया है, इससे अच्छा तो मैं निकाल के रख लेती। तो जब आपको एक 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है मार्केट में, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ये जो मैंने जो कुछ भी बोला थियोरेटिकल है, राइट? हमने एक 24 साल की उम्र के लड़के की 64 साल की इन्वेस्टिंग ग्राफ को बनाया और उसका ज़ीरो से लेके जो भी फिगर बना था 16 करोड़ का या जो भी फिगर था हमने बना दिया। लेकिन उस 40 साल की जर्नी में अगर उसको अच्छा इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा, जो कि उसकी एज 40 साल तक हो जाएगा, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। वो अपने आप पैसे को एंजॉय भी करेगा और पैसे को वहाँ पे छोड़ेगा भी कि वो पैसा मल्टीप्लाई हो, और उस पैसे को जो एक्स्ट्रा मनी होगा उससे वो और दूसरे गोल्स रियलाइज़ करेगा। तो ये एक एक्सपीरियंस का भी गेम है, ये एक इन्वेस्टिंग जर्नी भी है, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी है, और ये एक आपकी गोल फुलफिलमेंट प्लान की स्ट्रैटेजी भी है। बहुत सारे फैक्टर्स तो हैं। होता ये है कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतनी मीठी चाय बनेगी, यानी कहते हैं जितना आप ज़्यादा डालोगे उतनी मीठी चाय बनेगी। तो अब अगर मुझे ये 1 करोड़ तक पहुंचना है, तो दैट मीन्स कि मुझे अपनी सारी खुशियों को, शायद वेकेशंस, आईफोन, एक ब्रांडेड बैग, इन सब की बलि चढ़ानी होगी। वो सारा पैसा मुझको जोड़कर इन्वेस्ट करना होगा। नहीं, तो ये आपने अभी जो कुछ भी बोला, आपने पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी को एक दुखदाई जर्नी बना दिया। Yes, राइट? ऐसा नहीं, लगता है। ऐसा नहीं है। तो मेरा पहला रिकमेंडेशन ये होता है कि यू शुड एन्जॉय लाइफ। ठीक है? एन्जॉइंग लाइफ मतलब कि प्रेजेंट मोमेंट को भी एन्जॉय करना है और फ्यूचर के लिए भी कुछ सेट असाइड करना है। दोनों ज़रूरी है। जब भी मैं फ्यूचर के लिए सेट असाइड करने की बातें कर रहा हूँ, तो मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग फुल ऑन लगा रहा हूँ। जब मैं प्रेजेंट में एन्जॉय कर रहा हूँ, तो फिर मैं एन्जॉय कर रहा हूँ। हमें डिसिप्लिन बनाना है, एक हेल्दी बैलेंस बनाना है, कितना रखना है खर्च करने के लिए और कितना इन्वेस्ट करने के लिए अलग करना है। और इस डिसिप्लिन में ही हम देखेंगे कि कुछ खुशियाँ डिले करने में बड़ी खुशी मिलती है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी छोटी कार के बजाय 3 साल के बाद बड़ी कार ले लेते हैं, अभी और ब्लू स्मार्ट से चल लेते हैं या ऊबर से चल लेते हैं या किसी और कैब से चल लेते हैं। तो आपका कॉन्शियस या आपका इनर वॉइस आएगा कि हाँ इतना बैलेंस ठीक है। तो आप खुद को टॉर्चर ना करें, सेविंग कर के और लाइफ को एंजॉय ना करके टॉर्चर ना करें। प्लीज़ लाइफ को एंजॉय कीजिए, एक डेलिकेट बैलेंस बनाइए, लेकिन एक अच्छा फ्यूचर आपको फिनेंशियल फ्रीडम देगा। वो वाली जो खुशी आपको 10 साल बाद मिलेगी, वो इस मटीरियलिस्टिक पोजेशन की खुशी से कहीं गुना ज़्यादा होगी। तो आपको थोड़ा सा ये एवैल्यूएट करना है।
ओके, तो हमने एक 24 ईयर ओल्ड को 64 तक 16 करोड़ का मालिक आपने अभी बनाया है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं 30 साल की हूँ और मैं 50,000 रुपये कमाती हूँ हर महीने, ठीक है, तो मुझे क्या अमीर बनने का सपना छोड़ देना चाहिए? क्योंकि 24 साल वाले जो लेवल था वो तो मैंने क्रॉस कर दिया है, ठीक है, और मेरी सैलरी अभी 50,000 ही है, सो क्या मुझे फिर तो मतलब मेरे खर्चे भी होंगे, इन्फ्लेशन है, महंगाई है इतनी, वो खर्चे भी चलाने हैं, कुछ ज़रूरी खर्चे होंगे, कुछ गैर ज़रूरी खर्चे भी होंगे। अब फिर क्या एक 50,000 की कमाई करने वाला उसको ये सपना देखना ही नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, वो है मनी माइंडसेट, राइट। मनी माइंडसेट मतलब कि मैं ऐसा क्या करता हूँ और मैं ऐसा क्या सोचता हूँ जिससे मेरी वेल्थ बढ़ सकती है या बढ़ती है। अगर मेरे थॉट्स मेरे पैसे से रिलेटेड अच्छे हैं तो पैसा मल्टीप्लाई होगा ही होगा। अगर मेरी लाइफ, मेरा करियर उस चीज़ से अलाइंड है जिसको करने में मुझे खुशी मिलती है, तो पैसा मेरे पास आएगा ही आएगा, राइट। इफ़ आई एम एन्जॉइंग वॉट आई एम डूइंग, इफ़ यू आर एन्जॉइंग डूइंग दिस शो, nobody can stop you from making more money. I enjoy what I do, so obviously I make good money. If everybody, मतलब हर कोई अगर यही रास्ता चुने कि पहले मैं वो काम करना चुनूँगा जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन और खुशी मिलती है, तो आप उसके लिए अगर कम पैसा भी हो ना वो भी चलेगा, लेकिन आप काम वही कीजिए जिसमें आपको बहुत खुशी मिलती है, चाहे वो पब्लिक सर्विस हो, चाहे वो कुछ भी हो, राइट, प्राइवेट सेक्टर जॉब हो। जब आप उस जोन में चले जाएंगे तो आप ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, आप ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। आप ज़्यादा हैप्पी रहेंगे तो आप दूसरों के लिए ज़्यादा सोच सकते हैं, या आप अपने लिए और अच्छा सोचेंगे तो आप और अच्छा अपने जॉब में, अपने करियर में राइज करेंगे, तो नेचुरली मनी विल फॉलो यू। पैसा बढ़ेगा, सैलरीज बढ़ेगी, तनख्वाह बढ़ेगी। लेकिन अगर आपकी सोच इस बात पे है कि 50,000 में मैं इतना ही इन्वेस्ट कर पा रही हूँ, मेरा 1 करोड़ कब बनेगा, तो शायद आप उस गोल को नहीं अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी सोच ये है कि इस 50,000 को मैं 1 लाख कैसे करूं, एंड बाय द वे मैंने अब 1 लाख कर दिया, अब तो मैं 50,000 इन्वेस्ट और कर सकती हूँ, ओ बाय द वे मैं काम इतना करने में इतना मज़ा आ रहा है, मैंने 2 लाख कर दिया, अब मैं 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तो वो 1 करोड़ की जो जर्नी है 40 तक आनी थी, वो हो सकता है वो 35 में आ जाए, 36 में आ जाए। तो आपको अपना माइंड सेट अलाइन करना है कि आप काम वो कर रहे हैं जो आप इन्जॉय कर रहे हैं, मनी विल फॉलो यू, एंड व्हेन मनी फॉलोज यू, ये सारे प्रिंसिपल्स उसके बाद आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो आप कौन सी मिस्टेक है जिसके लिए आपको कभी कभी अंदर से लगता है कि क्या कर रहे हैं, आप इरिटेट हो जाते हैं? कोई मिस्टेक, मनी मिस्टेक जो आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे जो आपको रोकती है अमीर बनने से, रोक सकती है? बहुत लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर आप अपना खर्चा और इन्वेस्टमेंट्स, मतलब सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट से पहले सेविंग्स ट्रैक कर सकते हैं और उस पर आप कंट्रोल लगा सकते हैं कि अगर मैंने ₹1,00,000 कमाया तो मैं 40 से ज़्यादा खर्च नहीं करूँगा। मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि 60 आपको बचाने ही बचाने। तो अगर आप अपना बजट बनाइए 40 या 50 या 60, तो मैं 60 के लिमिट में ही खर्च करूँगा और 40 को इन्वेस्ट कर दूँगा, और 40 को इन्वेस्ट मैं एंड ऑफ द मंथ नहीं करूँगा, 40 इन्वेस्टमेंट मैं बिगिनिंग ऑफ द मंथ ही कर दूँगा। आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। अब मेरे पास बचा ही 60 है, तो मैं चाह के भी 60 को क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि बैलेंस ही नहीं है। क्रेडिट कार्ड में बोरिंग के लिए यूज़ नहीं करूँगा। तो ये वाली एक मिस्टेक है जो बहुत कॉमन है। लोगों को पैसा ट्रैक करना अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है कौन ट्रैक करेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ आपको क्या, आप UPI पेमेंट्स होती है, कार्ड्स आप स्वाइप करते हैं, बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है, स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है, एक्सेल में सम टोटल करना है, इतना खर्चा हो गया। तो आप खाली अपने इस डिसिप्लिन को अगर आप ला सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 महीने के लिए, जिसको मैं बोलता हूँ 1 क्वार्टर, 3 महीने के लिए अगर आप ये डिसिप्लिन ला सकते हैं कि मैं अपना खर्चा ट्रैक कर रहा हूँ और मैं लिमिट में हूँ, 3 महीने के बाद आप खुद ही सबकॉन्शियसली उस लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे, आदत लग जाएगी। और आपको पता है कि मेरे साल के एनुअल गोल्स में ये पैसा मुझे अलग से निकालना है। आप वही डिसिप्लिन आपको बड़े बड़े एक्सपेंस ट्रैकिंग भी सिखा देगा। ओके, सो क्या कोई एज होती है कि आपको इस समय शुरू करना चाहिए? अगर कोई एज निकल गई है, मतलब थोड़ा सा अगर वो अपने 20s में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की जर्नी नहीं शुरू की और वो 30s में करना चाहते हैं या 40s में करना चाहते हैं, तो फिर उनको किन बातों का ख्याल रखना है? इट्स जस्ट दैट कि मुझे लगता है फिर
एक बात तो ये होगी कि गोल जो है वहाँ पहुँचने में टाइम फिर उस हिसाब से लगेगा आप जब शुरू करेंगे, राइट? आप जब भी जो कुछ कर सकते हैं आप कीजिए। 40s में 50s में बहुत सी ऐसी स्किल्स होती हैं जो मैंने लेट 40s में शुरू की। आप फोमो से या आई मिस द बोट से कोई भी चीज़ मत शुरू कीजिए। सबकी अपनी लाइफ जर्नी होती है। 2 फाइनेंशियल एडवाइज़र्स भी आप सामने बिठा के इंटरव्यू करेंगे उनकी पर्सनल लाइफ में, वो भी बहुत डिफरेंट निकलेगी। उनकी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ अपने बारे में बहुत डिफरेंट निकलेगी। तो जब आपको ठीक लगे, जब आपके पास पैसे हों इन्वेस्ट करने के लिए, तब आप इन्वेस्ट कीजिए। और उस वक्त जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो आप ऑप्शंस एक्सरसाइज कीजिए। लेकिन किसी को बीट करने का या किसी चीज़ को कि उसने 14% कमाया मुझे भी 14 ही कमाना है, वो टारगेट मत रखिए, क्योंकि हो सकता है आपका वो रिस्क टॉलरेंस हो ही ना जो उस बंदे का हो। और अगर उसने 14 कमाया तो उसने गंवाया भी होगा जो उसने आपको बताया ही नहीं होगा, राइट? और आपको सिर्फ विक्ट्री पाथ बताया। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वो अपनी सक्सेस स्टोरी तो बताते हैं, फेलियर स्टोरीज नहीं बताते। तो आप अपना नॉलेज और अवेयरनेस से जो भी बेस्ट पाथ एट एनी गिवन एज चूज़ कर सकते हैं, आप वो कीजिए और आप उसको एग्जीक्यूट करके आगे बढ़िए। ठीक है, तो अगर किसी को करोड़पति बनना है, एक तो बहुत कुछ हमने सीखा आपसे कि भाई अपने खर्चे और निवेश को आप कैसे अलग करें, आपको कैसे शुरू करना है। तो मुझे एक बताइए कि वो कैसे स्टेप, मतलब मैंने एक चेकलिस्ट आपसे मांगी थी, तो मैं वो चेकलिस्ट में चाहूँगी कि आप कुछ चीज़ें हमें बताइए कि हम कोई देख करके वो समझे कि भाई ये चेकलिस्ट मेरे पास होनी चाहिए और मैं उस पर फिर टिक करता जाऊँगा। तो नंबर 1, नंबर 2, अगर आपने कहा कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, मंथली सिप करनी है अगर आपको, तो कैसा आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए? आपको करोड़पति बनने की चेकलिस्ट चाहिए? यस, राइट, ओके। जिसमें कि म्यूचुअल फंड एज इन्वेस्टमेंट जो आप कह रहे हैं, आपने शुरुआत में कहा कि इट इज द बेस्ट। और अगर उस इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड के अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स भी रखने हैं, जैसे गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, EPF, PPF, वो भी आप पर छोड़ रहे हो, आप एक्सपर्ट हैं, आप बताइए। देखिए, तो मार्केट का जो एक्सपीरियंस होता है वो धीरे धीरे बिल्डअप होता है। तो इन्वेस्टिंग जर्नी आप जितना जल्दी शुरू कर सकते हैं कर लीजिए। उस इन्वेस्टिंग जर्नी में 50% मार्केट प्रोडक्ट्स, 50% गवर्नमेंट प्रोडक्ट से आप अपना इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। जैसे आपकी सैलरी के थ्रू EPF और NPS का कंट्रीब्यूशन कर लीजिए, आप बाहर से PPF का कंट्रीब्यूशन कर लीजिए, और उसके बाद जो बच रहा है वो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको करोड़पति कितने टाइम में बनना है वो आप रिवर्स कैलकुलेशन करके आप मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए, और उस मंथली इन्वेस्टमेंट को 50-50 कर लीजिए। 50% थ्रू गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स, 50% थ्रू म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आप थोड़े से मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप फंड्स ले लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोडक्ट्स के थ्रू तो आपके पास डिसेंट कंजर्वेटिव रिटर्न्स वाली चीज़ें मिल ही रही हैं। तो फिर आप कह रहे हैं आप म्यूचुअल फंड में इक्विटी एक्सपोजर लीजिए, म्यूचुअल फंड क्योंकि में equity आप exposure NPS और EPF अगर है आपके पास तो आप इक्विटी में डालिए पैसा म्यूचुअल फंड के जरिए। करेक्ट, इससे आपका एसेट लेकिन एलोकेशन अमित, भी अगर मैं बढ़ेगा। डायरेक्ट शेयर में जाऊंगी वहाँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, हाँ, जल्दी मिलेगा। तो शेयर में रिटर्न के साथ ज़्यादा अच्छी वॉलेटिलिटी भी मिलेगी। ओके, शेयर में रिटर्न्स के साथ अगर कोई एक अच्छी लार्ज कैप कंपनी होगी तो हो सकता है आपको ज़्यादा ग्रोथ ना मिले 1-2 साल, और फिर सडनली एक स्पर्ट आए। तो आपको हमेशा फंड मैनेजमेंट के थ्रू जो रिटर्न्स मिलेंगे वो इन स्टॉक इन्वेस्टिंग से ज़्यादा मिलेंगे। और ये वही उन स्टॉक्स में ही निवेश कर रहे ये हैं, उन्हीं स्टॉक्स में जाते हैं। ठीक है। और इनके पास थोड़ी नॉलेज अच्छी होती है कि किसको कब रखना है, किसको कब बेचना है, किसको कब खरीदना है। ठीक है, तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मैं बनाऊं जिसमें आप कह रहे हो कि आप एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक स्मॉल कैप। एक स्मॉल कैप की ज़रूरत नहीं है, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में से कोई एक मिड कैप और एक लार्ज कैप। ओके, ठीक है। तो ये आपने कोर पोर्टफोलियो बना दिया। तो ये हो गई आपकी अवेयरनेस ड्रिवन एक्शन आइटम। अब चाहिए आपको डिसिप्लिन का ड्राइव, राइट? अब आपने ये इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन बरकरार रखना है अगले 15 साल, 10 साल, जो भी आपका होराइजन है। मार्केट्स ऊपर नीचे, आपका कॉन्फिडेंस शेक नहीं होना चाहिए, राइट? थर्ड, रिव्यूइंग का डिसिप्लिन। जो मैंने प्रोडक्ट्स चूज़ किए हैं, स्पेशली इक्विटी मार्केट वाले, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या मुझे कुछ चेंज करना है, तो आप उनको चेंज कीजिए टाइम टू टाइम। अगर उनकी परफॉर्मेंस
थोड़ी बहुत ऊपर नीचे से अब फ़र्क ये नहीं चेंज पड़ता। करना ना बड़ा पंगा होता है। हाँ। लोग ना क्या कहते हैं कि मेरे शो में आते हैं कॉल कि मैम ये पिछले साल निवेश किया था और अब देखिए अब मार्केट जब वॉलेटाइल हुए तो कई उनके पोर्टफोलियो में जब वो उतार चढ़ाव, अब पीएसयू एक समय के हीरोज थे, फिर वो जब गिरे तो फिर लोग घबरा जाते हैं। ये पिछले साल ही मैंने निवेश किया था, अब तो बुरा चल रहा है, अब क्या करना है? सो ये रिव्यूइंग का डिसिप्लिन कैसे रखना होगा? रिव्यूइंग का डिसिप्लिन आपको नॉलेज बढ़ा के रखना होगा या किसी एक्सपर्ट को एंगेज करके करना होगा। और मैं अपने आप को सेल नहीं कर रहा हूँ, एक एक्सपर्ट को ऑनबोर्ड करके अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को उसको हैंड ओवर करके आप शायद ज़्यादा अच्छा रिटर्न भी कर लेंगे, आपके पास टाइम भी फ्री हो जाएगा, आप और चीज़ें कर लेंगे जो अपने जॉब पर से अब रिलेटेड तो है। इतने सारे ऐप हैं, डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर, DIY इन्वेस्टर। यस, तो मैं आपको हायर करूँगी, मुझे आपको फीस भी देनी होगी, आप फी Correct. ओनली एडवाइज़र हैं, और Correct. मैं अगर जाऊँगी इस ऐप में तो मैं तो फ्री में इन्वेस्टमेंट कर बिल्कुल। लूँगी। पर आपको अगर क्वेश्चन होगा तो क्या वो ऐप आंसर करेगा? अगर आपको पूछना है कि ये क्यों किया जाए और ये कब किया जाए, तो आपको कौन आंसर देगा? वो ऐप शायद आंसर नहीं दे। हो सकता है AI बॉट्स आ गए हों, वो आपको आंसर दे दें। लेकिन जब आप एक ह्यूमन कंसल्टेंट को एंगेज करके उसके साथ काम करेंगे, वो आपसे आपके गोल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, वो आपसे साइकोमेट्रिक टेस्ट रन करके आपका रिस्क प्रोफाइल चेक करेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को बेसलाइन बना के उसमें चेंजेस करेगा। और लेकिन आपके ये जो portfolio- ह्यूमन एडवाइज़र, आई मीन आपके जैसे एडवाइज़र, अब यहाँ पर कैच ये है अमित कि कई बार मैंने यहाँ देखा है कि ऐसे एडवाइज़र होते हैं जो अपना फ़ायदा आपके फ़ायदे से पहले रखते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो भी टेंशन रहती है, वहाँ पे भी फ्रॉड का चांस होता है। फिर मैं एडवाइज़र कैसे चुनूँ? हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं। कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की सेबी की टेक्नोलॉजी टीम ने कि आप जो क्लाइंट से फ़ी कलेक्ट करते हैं, अब हम सेबी के चैनल वो फ़ी कलेक्ट करेगा, ताकि किसी क्लाइंट को ये ना लगे कि हमें डायरेक्टली फ़ी दे के वो किसी फ्रॉड स्कीम में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सेबी की इन्वॉल्वमेंट हमारे प्रोफेशन में इतनी ज़्यादा और इतनी अच्छी हो चुकी है कि हम सेफ हो गए, हम सेबी के एलिमेंट बन गए हैं। सेबी मतलब रेगुलेटर, तो आपकी फीस सेबी कलेक्ट करके फिर आपको देगा? अब जो नया चेंज आया है, अब सेबी बोल रहा है कि आप जो क्लाइंट से फ़ी कलेक्ट करते हैं हम कलेक्ट करेंगे। ओके। और हम आप लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे ताकि कोई आप पे एलिगेशन ना लगाए कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र ने हमें फ्रॉड किया, क्योंकि वो हमारे प्लान को, हमारे बिजनेस को ऑडिट करते हैं, रिव्यू करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टन गाइडलाइंस, तो हम सेफ हैं। तो सेबी RIA होना चाहिए आपके सेबी RIA होना चाहिए, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। दैट्स राइट। तो अब आपने शुरू में एक बात टच की कि हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं, हम कमीशन से कुछ नहीं कमाते। जो सेबी RIA है, जो सेबी RIA, सेबी RIA के 2-3 मॉडल्स हैं, उसमें किसी मॉडल में कमीशन ओरिएंटेड इनकम भी अलाउड है, लेकिन उसका बिजनेस मॉडल अलग होना चाहिए। अब मैं इंडिविजुअल RIA हूँ, मैं कमीशन से कुछ अर्न नहीं करता, मैं सिर्फ क्लाइंट को हर क्वार्टर इनवॉइस रेस करता हूँ, वो सेटिस्फाइड होते हैं तो फ़ी मेरे को देते हैं, 100% सेटिस्फाइड होते ही होते हैं क्योंकि हम काम करते हैं। अब वो फ़ी सेबी के थ्रू कलेक्ट होगी, तो हमारा फ़ी कलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन सर्विस डिलीवरी, राइट? हमारा फ़ी कलेक्शन इज़ नॉट फ्रॉम अनदर कंपनी whose product I am putting in my client's portfolio. My fee collection is from my client who is convinced that I have delivered value every quarter. चाहे आप आर्किटेक्ट को हायर करेंगे फ़ीस देंगे, चाहे आप लॉयर को हायर करेंगे फ़ीस देंगे, डॉक्टर को हायर करेंगे फ़ीस देंगे, फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी आप फ़ीस देंगे। तो आपको अब हमारा समय आ गया है कि हम प्रोफेशनल्स को अच्छे से एंगेज करके उनकी प्रोफेशनल एंगेजमेंट को समझ के अपने गोल्स को रियलाइज करें। तो एक गलती ये भी करते हैं कि आप किसी से भी एडवाइस लेने चले जाएंगे, वो आप तो हमारे DIY, वो बगल वाले अंकल जी आकर बहुत सारी वो पॉलिसीज भी बेच के चले जाते थे, और आप उसमें, मेरे साथ हुआ, मैं फंसी रह गई उस पॉलिसी में क्योंकि एक अंकल जी ने बेच दी थी। हमारा देश जो है ना, वो कल्चरली एक एडवाइज़र देश है। हम IT की एडवाइस देते हैं, हम फाइनेंस की एडवाइस देते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी पे एडवाइस देते हैं, हम लाइफस्टाइल पे एडवाइस देते हैं, हम न्यूट्रिशन पे एडवाइस देते हैं, सारी अनसॉलिसिटेड, किसी ने मांगी भी नहीं है लेकिन हम देते हैं। बट जोक्स अपार्ट, तो जो ये वाले जो एडवाइस होते हैं, जो आपको फैमिली मेम्बर से मिलते हैं या फ्रेंड से या नेबर से मिलते हैं, एक्चुअली उनको हमारे गोल्स नहीं पता होते, और उनको हमारा रिस्क टॉलरेंस नहीं पता होता, उनको हमारा होराइजन नहीं पता होता।
तो आपको वहाँ पे जाके इन सेंसिटिव चीज़ों से ओपन अप करके किसी प्रोफेशनल से डिस्कस करना है जो आपको पूरी तरह से समझे आपकी सिचुएशन को, और फिर अकॉर्डिंगली आपको एक एडवाइजरी अरेंजमेंट करके दे जो आपके गोल्स तक आपको जल्दी से जल्दी पहुंचाए। ओके, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये भी आपको अमीर बनने से रोक सकती है अगर आप किसी की भी एडवाइस सुन रहे होंगे और हो सकता है कि अमित ने वो इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे लगे मुझे भी वही करना है, ज़रूरी नहीं है, मेरी पर्सनल नीड कुछ और होगी। सो अमित, आज की कॉन्वर्सेशन को क्लोज कर रहे हैं उससे पहले आपके वर्ड्स, क्लोजिंग रिमार्क्स। अमीर बनना है तो कौन सी वो चीज़ है जो आपको रोक रही है, जिसको आप हाईलाइट करके बोलेंगे कि भाई इसको तो मत भूलना? अपनी अवेयरनेस और अपने डिसिप्लिन को बना के रखें और अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखें। चाहे आपके जीवन में कितना भी बड़ा उतार आ रहा हो, वो चढ़ाव में कन्वर्ट होता ही है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। तो डिसिप्लिन, अवेयरनेस और माइंडसेट, ये तीनों चीज़ें अगर आपकी सेट हैं तो आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। All right. Thank you so much, Amit, for your Pleasure. time today. Pleasure. तो चलिए, अवेयर रहिए अपने निवेश के गोल्स को लेकर के, आपके निवेश कैसा चल रहा है उसे लेकर के, डिसिप्लिन के साथ निवेश कीजिए और अपने माइंडसेट को बदलिए, तो फिर आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कम से कम अमित तो यही हमें आज सिखा कर गए हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए यहाँ पर इजाजत हमारे इस खास वीडियो पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, तो जरूर बताइएगा ये बातचीत आपको कैसी लगी, और देखते रहिए मनी 9।